देखते हैं। धारा 77, ठीक है, पुनर्विलोकन, ठीक है, पुनर्विलोकन हम लोग देखे थे धारा 77 में छत्तीसगढ़ है ना सहकारी सोसाइटी अधिकरण, ठीक है, छत्तीसगढ़ जब सहकारी सोसाइटी अधिकरण, ठीक, उसका गठन कैसे होगा, ठीक है, धारा 77 में। धारा 77 कब लिखेंगे? पुनर्विलोकन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिव्यू। आवेदन करने पर ही पुनर्विलोकन किया जाएगा, ठीक है, पुनर्विलोकन आवेदन करने पर ही किया जाएगा, स्वप्रेरण से नहीं कर सकते, ठीक है। देखो क्यों नहीं कर सकते स्वप्रेरण से? अगर कोई अधिकरण या रजिस्ट्रार, ठीक है, उसमें निर्णय दिया है, तो निर्णय दिया है तो अपने निर्णय को स्वप्रेरण से पुनर्विलोकन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वह उस प्रकरण में क्या दे दिया? अपना निर्णय दे दिया है, ठीक, इसलिए स्वप्रेरण से वो पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई आवेदन करेगा, ठीक है, अधिकरण व रजिस्ट्रार ने कोई निर्णय दिया है, ठीक है, तो अपने निर्णय को पुनर्विलोकन कर सकता है। कब करेगा? जब कोई सोसाइटी है ना या संस्था क्या करेगा? पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करेगा। किसके पास? अधिकरण व रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। जिससे संबंधित को क्या करना पड़ेगा? आवश्यक जानकारी देना होगा, ठीक है, जिससे जो भी संबंधित रहेगा उसको क्या देना पड़ेगा? आवश्यक जानकारी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने पुनर्विलोकन का आवेदन दिया है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने क्या दिया है? पुनर्विलोकन का आवेदन दिया है और उसे आवेदन के समय किसी प्रमाण है ना या जानकारी का पता नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था या आदेश करते समय रजिस्ट्रार द्वारा अभिलेख को देखने में कोई गलती हुई हो तो वह उसे सामने रखेगा। इसके उपरांत रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने क्या किया है? पुनर्विलोकन का आवेदन दिया है और उसे आवेदन के समय किसी है ना प्रमाण की है ना या जानकारी का पता नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था या आदेश करते समय रजिस्ट्रार क्या है? अभिलेख को देखने में कोई गलती कर दी है तो उसे क्या रखेगा? सामने में रखेगा, तब तो पुनर्विलोकन करेगा वो, है ना। उसके उपरांत ही वो रजिस्ट्रार क्या करेगा? पुनर्विलोकन कर सकता है। और पुनर्विलोकन तभी होगा जब सभी पक्षकारों को इसकी सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। अब जितने लोग उस प्रकरण से संबंधित रहेंगे सभी को क्या करेंगे? सूचित करेंगे कि फिर से है ना इस प्रकरण को पुनर्विलोकन किया जा रहा है और साथ ही उनकी बात सुनी गई है, ठीक है। सभी को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो भी बात है ना उसको सुनेंगे, ठीक है। अधिकरण या रजिस्ट्रार ने कोई निर्णय दिया है तो पुनर्विलोकन आदेश आने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। देखो पुनर्विलोकन कौन कर सकता है? अधिकरण कर सकता है या रजिस्ट्रार कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है पुनर्विलोकन? अधिकरण, कल देखे तो अधिकरण वो और रजिस्ट्रार, ठीक है। कब करेगा? जो निर्णय आए हुए, ठीक है, निर्णय आए हुए अगर 90 दिन, ठीक है, 90 दिन नहीं हुआ है कंप्लीट तो पुनर्विलोकन के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। तो याद रखना पुनर्विलोकन के लिए समय सीमा कितने दिन का है? आदेश आने का 90 दिन के भीतर
ठीक है, कोई भी निर्णय दिए हैं, उस निर्णय के जारी होने के 90 दिन के भीतर पुनर्विलोकन कर सकते हैं। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण है पुनर्विलोकन के लिए। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा पुनर्विलोकन आदेश जारी होने के कितने दिनों के भीतर किया जा सकता है? तो 90 दिवस के भीतर। ठीक है, 15 दिन रहेगा, 30 दिन रहेगा, 45 दिन रहेगा, है ना, 90 दिन रहेगा, तो आप लोग 90 दिन को लगाना है। धारा 77 का पुनर्विलोकन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं धारा 77 डबल का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण देखो, पुनरीक्षण। ठीक है, अधिकरण खुद से या किसी आवेदन पर केस की जांच पुनः चालू कर सकता है। अधिकरण क्या कर सकता है? खुद से, है ना, क्या कोई आवेदन करेगा तो कोई भी प्रकरण है उसकी जांच पुनः चालू कर सकता है। ठीक है, धारा हम लोग देखे थे 55 और धारा 64 के अधीन सोसाइटी और कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों को लेकर के क्या होता है, अगर कोई विवाद पैदा होता है और उस समस्या को रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार ने कोई डिसीजन दिया है और अधिकरण को ऐसा लगता है कि जो डिसीजन सही नहीं है ना, जो निर्णय दिया है वो सही नहीं है, तो अपने पास बुला सकता है पुनरीक्षण के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर पुनरीक्षण अधिकरण खुद कर सकता है या फिर कोई आवेदन करता है तो उस आवेदन पर भी चालू कर सकता है। अगर किसी सोसाइटी और उसके कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों को लेकर कोई विवाद होता है और वह विवाद रजिस्ट्रार के पास जाता है। ठीक, जो विवाद उसको रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं। अगर रजिस्ट्रार ने उस पर कोई निर्णय दिया है और अधिकरण को लगे कि जो निर्णय दिया है वो सही नहीं है, तो वह ठीक है, तो उसे अपने पास बुला सकता है अधिकरण जांच के लिए। ठीक है, यदि रजिस्ट्रार की जो अधीनस्थ अधिकारी द्वारा निर्णय दिया गया है और रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि डिसीजन सही नहीं है, तो वह अपने पास बुला सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पुनरीक्षण की शक्ति किसके किसके पास है? एक तो रजिस्ट्रार के पास है और दूसरा अधिकरण के पास। ठीक है, अगर उसके नीचे के कर्मचारी को निर्णय दिया रहेगा तो उसमें पुनरीक्षण कौन कर सकता है? उच्च। ठीक है, सोसाइटी और कर्मचारियों के मध्य विवाद होने पर रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार के निर्णय से सहमत होने पर, सहमत न होने पर 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। ठीक है, पुनरीक्षण के लिए कितने दिन का समय है? 30 दिन का। ठीक है, पुनरीक्षण के लिए कितने दिन का समय है? 30 दिन का समय है। ठीक है, किसके पास जाएंगे? अगर रजिस्ट्रार कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय से अगर हम लोग सहमत नहीं हैं तो अपील कर सकते हैं अधिकरण के पास जाकर के। ठीक, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, याद रखना। धारा 77 खा धारा 77 खा अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना। ठीक है, जो अधिकरण है, अधिकरण क्या कर सकता है? सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
ठीक है। धारा 77 ख में अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना। इस अधिनियम के तहत अधिकरण को वे सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त है। मतलब जो अधिकरण है उस अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी इस अधिनियम के तहत। ठीक है। देखो क्या क्या, शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत। ठीक, अगर कोई हम लोग अधिकरण में कोई प्रकरण दायर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर शपथ पत्र लिया जाता है। ठीक, शपथ पत्र के साथ सबूत को लगाना रहता है। ठीक है, बिना शपथ पत्र के एक्सेप्ट नहीं होगा आपका प्रकरण। ठीक है, तो शपथ पत्र द्वारा तथ्यों को सबूत है ना, जो भी तथ्य है उसका सबूत लगाएंगे शपथ पत्र के साथ। ठीक है, कि हम लोग जो भी जानकारी दे रहे हैं वो मेरे नॉलेज में सही है। ठीक है, कोई मिथ्या जानकारी नहीं है या बनाया हुआ जानकारी नहीं है, झूठ है ना, जैसे कई लोग बनाते हैं ना झूठा जानकारी, तो झूठा जानकारी नहीं है उसके लिए क्या दिया जाता है, शपथ पत्र लिया जाता है। ठीक है, न्यायालय में लिया जाता है तो अधिकरण भी शपथ पत्र लेगा अगर उसके पास कोई पुनरीक्षण के लिए जाता है ना, या फिर पुनर्विलोकन के लिए जाता है तो। ठीक है, किसी व्यक्ति को बुला सकता है सुनवाई के लिए, जैसे कि न्यायालय में बुलाते हैं। ठीक है, नोटिस जारी होता है, 3 तारीख को आपका पेशी है ना, आप उपस्थित होइए बोल के। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को बुला सकता है अधिकरण सुनवाई के लिए। ठीक है, अगर लगे अधिकरण को कोई दस्तावेज को पेश करने के लिए कह सकता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने के लिए भी बोल सकता है अधिकरण। साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। ठीक है, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए क्या करना, कमीशन मतलब राशि जारी करना। ठीक है, जैसे कोई भी साक्ष्य है, ठीक, उसकी जांच के लिए और किसी भी ऐसे शपथ पत्र की स्थिति में अधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारी अभी साक्षी को क्या कर सकता है, शपथ भी दिला सकता है। जैसे न्यायालय में जाओगे, ठीक है, तो गवाही देने के पहले आपसे शपथ है ना, शपथ लिया जाता है कि मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा। ठीक है, सही के सिवा गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ऐसी शपथ दिला सकता है। मतलब जो प्रक्रिया एक न्यायालय में होता है वही प्रक्रिया आपका अधिकरण में भी होगा। ठीक, अधिकरण एक प्रकार का क्या है, आपका न्यायालय ही है। ठीक है, कितने लोग रहते हैं अधिकरण में, कल बताया था, एक अध्यक्ष ठीक, 2 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, मतलब 3 लोग रहते हैं। हाँ, है ना, तो एक तरह का क्या है, ये न्यायालय ही है। ठीक है, जैसे कि न्यायालय में कोई प्रकरण लगाओगे तो शपथ पत्र लगेगा साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है, और जरूरत पड़े तो किसी व्यक्ति को है ना गवाही देने के लिए बुला सकता है वो, है ना, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। ठीक है, जैसे साक्ष्य दिया है बहुत सारा, उसके परीक्षा के लिए भाई कोई परीक्षा करेगा तो उसके लिए पैसा लगेगा ना, फीस, तो फीस जारी करेगा वो। ठीक है, अगर गवाही देने आ गया कोई व्यक्ति तो उससे शपथ भी दिला सकता है वहां पर। यह है धारा 77 का। इसमें केवल आपका पूछ सकता है धारा 77 ख में क्या दिया है, या फिर है ना किस धारा द्वारा अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां का प्रयोग करने का अधिकार है। तो धारा 77 ख याद रखना। फिर देखते हैं धारा 78 रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपील। ठीक है, रजिस्ट्रार के समक्ष और अधिकरण के समक्ष अपील। ठीक है, तो किस कंडीशन में अपील करेंगे देखते हैं। तो किसी भी प्रकरण से संबद्ध निर्णय अगर अपर रजिस्ट्रार है ना सहायक रजिस्ट्रार दे तो, ठीक है, तो उससे संबंधित अपील ऊपर के अधिकारी के पास की जा सकती है। उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार के पास
किसी भी प्रकार का अपील नहीं किया जा सकता। ठीक, याद रखना, सहायक रजिस्ट्रार के पास और उप रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, सहायक रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के पास किसी भी प्रकार का अपील नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अब ये रजिस्ट्रार का क्रम, ठीक है, रजिस्ट्रार का क्रम कौन बता सकता है? रजिस्ट्रार का क्रम क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले में रहता है संचालक रजिस्ट्रार रहता है ना, संचालक रजिस्ट्रार, ठीक है, जो संचालक रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, उसके नीचे अपर, इसके नीचे अपर होगा, अपर रजिस्ट्रार, इसके नीचे होगा संयुक्त रजिस्ट्रार होगा, उसके नीचे उप होगा, फिर उसके नीचे सहायक। सहायक रहेगा। ठीक, ये क्रम है। ठीक है, तो किसके पास हम लोग जा नहीं सकते अपील के लिए? उप और सहायक रजिस्ट्रार के पास अपील नहीं कर सकते। ठीक है, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पास अपील नहीं कर सकते। ठीक, अपील करना रहेगा तो संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या फिर संचालक रजिस्ट्रार के पास ही अपील करेंगे। ठीक है, अगर कोई डिसीजन सहायक रजिस्ट्रार दिया है या उप रजिस्ट्रार दिया है तो संयुक्त रजिस्ट्रार के पास जाकर अपील करेंगे। ठीक है, अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपर रजिस्ट्रार के पास जाकर के अपील करोगे। ठीक, उससे भी संतुष्ट नहीं रहोगे तो लास्ट में जाना पड़ेगा आपका संचालक के पास। ठीक है, फिर और आगे बढ़ना है तो आप लोग जा सकते हो अधिकरण के पास। ठीक है, तो उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पास किसी भी प्रकार का अपील नहीं किया जा सकता। ठीक है, अधिकरण के पास अपील तभी करेंगे जब निर्णय रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार ने दिया हो। रजिस्ट्रार मतलब संचालक रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार मतलब क्या बोल रहा है? वो संचालक रजिस्ट्रार को बोल रहा है। ठीक है, तो अधिकरण के पास अपील तभी करेंगे जब निर्णय कौन दिया हो? रजिस्ट्रार दिया हो, है ना, संचालक रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार ने दिया हो तो। ठीक, लास्ट है, उसके बाद तो आगे है ही नहीं। तो जो प्रथम अपील है, ठीक, इसी को पूछते हैं। ठीक है, प्रथम अपील संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास किया जाएगा। ठीक है, लेकिन नियमतः प्रथम अपील होता है संयुक्त रजिस्ट्रार के पास, प्रथम अपील। ठीक है, द्वितीय अपील में जाएंगे अपर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास जाते हैं द्वितीय अपील में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह है प्रथम अपील में तीनों को दिया है। प्रथम अपील में तीनों के पास जा सकते हैं, संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, किसी के पास भी जा सकते हैं इसमें, यहाँ पर। ठीक है, यदि उसके निर्णय से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं तो द्वितीय अपील सीधा होगा अधिकरण के पास। और अधिकरण के पास करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए, तब तो जाकर के हम लोग अपील करेंगे। बिना आधार के हम लोग किसी को गलत नहीं ठहरा सकते कि उसका निर्णय गलत है। ठीक है, तो आधार क्या होना चाहिए? आदेश जो है ना, जो निर्णय देगा वो क्या होगा? विधि के अनुकूल न होने पर। ठीक है, अगर संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ने कोई आदेश जारी किया है और वो आदेश क्या है? विधि के अनुकूल नहीं है, तो हम लोग जाकर के अपील कर सकते हैं अधिकरण के पास। या फिर निर्णय की जो व्याख्या दिया है गलत तरीके से किया जाए। ठीक, जैसे कोई भी निर्णय होता है तो कोई भी निर्णय के क्या करते हैं? विधि में जो भी उल्लेख रहता है उसके आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो निर्णय की व्याख्या गलत तरीके से किया गया है तो भी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आधार को याद रखना, किस आधार पर हम लोग अधिकरण के पास जाकर के द्वितीय अपील कर सकते हैं। तो आधार क्या रहेगा? आदेश विधि के अनुकूल न होने पर, जो आदेश रहेगा विधि के अनुकूल न होने पर, या फिर जो निर्णय की व्याख्या गलत तरीके से किया गया हो।
ठीक है, पहली अपील के, ठीक है, पहले अपील हम लोग क्या रहेंगे, संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। तो पहली अपील के निर्णय आने के 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कितने दिवस के अंदर, 30 दिवस, ठीक है, याद रखना। पुनरीक्षण भी 30 दिवस में होता है, पुनरीक्षण भी क्या होता है, 30 दिवस में। पुनर्विलोकन होता है 90 दिवस में, ठीक है। तो पुनर्विलोकन है, ठीक है, पुनर्विलोकन होगा 90 दिन में। और पुनरीक्षण, ठीक है, या फिर जो द्वितीय अपील है, कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। तो याद रखना 78 में रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपील, याद रहेगा। फिर धारा 78 का दिया है, तो धारा 78 का में क्या है, कतिपय मामलों अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमा काल का बढ़ाया जाना। कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा जो परिसीमा काल है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कतिपय मामलों मतलब कुछ मामलों में, ठीक है, कुछ मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा जो परिसीमा काल है, मतलब 30 दिवस है, उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या रहेगा, द्वितीय अपील प्रथम अपील के 30 दिन के अंदर किया जाता है, ठीक है। हम लोग देखें, लेकिन किसी कारण से 30 दिन तक अपील नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, तो उचित कारण बताएगा, ठीक, उचित कारण बताएगा, तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, समय अवधि में छूट दी जाएगी, ठीक है। 30 दिन था, 30 दिन को बढ़ाकर के 15 दिन आपको और दे सकते हैं, या फिर 30 दिन और दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अधिकरण के ऊपर, ठीक है। अगर आप उसको उचित कारण बताओगे कि मेरा तबियत ठीक नहीं था, मैं, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट था, तो एक उचित कारण है ना, आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओगे उचित कारण के लिए, ठीक है। अधिकरण को लगे कि हाँ कारण उचित है, तो फिर वो आपको टाइम लिमिट बढ़ा देगा आपका, ठीक है। तो धारा 78 का कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमा काल का बढ़ाया जाना, ठीक है। धारा 79 देखते हैं, कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनर्विलोकन न होना, ठीक है। कई मामलों में कोई अपील भी नहीं कर सकते और पुनर्विलोकन भी नहीं होगा, ठीक है। कतिपय मामलों मतलब कुछ मामलों में, ठीक, अपील भी नहीं हो सकता और उसका पुनर्विलोकन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं, सहकारी बैंकों से संबद्ध कोई भी अपील नहीं किया जाएगा, ठीक है। सहकारी बैंकों से रिलेटेड, ठीक है, या संबद्ध कोई भी अपील नहीं किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। अपील नहीं होगा, सहकारी बैंकों से संबंध कोई भी अपील नहीं किया जाएगा, याद रखना। और आरबीआई से जहां परमिशन लेना हो नहीं होगा, ठीक, परमिशन भी लेना नहीं पड़ेगा अपील के लिए। किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश दिया गया है तो भी उस पर अपील नहीं कर सकते। किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश अगर जारी हुआ है तो भी हम लोग जाकर अपील नहीं कर सकते। समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई योजना बनाई गई हो तो भी उसमें अपील नहीं कर सकते, ठीक है। समझौता हुआ है किसी मामले में, है ना, या पुनर्निर्माण या पुनर्गठन हुआ है या संविलियन की कोई योजना बना है, तो भी उसमें हम लोग अपील नहीं कर सकते।
सरकारी बोर्ड के, है ना, सरकारी बैंक के बोर्ड के अधिष्ठान या निलंबन का आदेश हुआ है, उस पर भी हम लोग अपील नहीं कर सकते या पुनर्विलोकन के लिए अपील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना याद रखना। ठीक है, क्या क्या चीज पर अपील या पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई प्रकरण सहकारी बैंक से संबंधित है तो, ठीक है, सहकारी बैंक का परिसमापन का आदेश जारी हुआ है तो, कोई समझौता या पुनर्निर्माण या पुनर्गठना या संविलियन की कोई योजना बनाई गई तो, सहकारी बैंकों के बोर्ड के अधिष्ठान या निलंबन का आदेश जारी हुआ है तो, ठीक है, इस पर अपील या पुनर्विलोकन के लिए, है ना, आवेदन नहीं दे सकते। ठीक, धारा 79 में रखना, कतिपय मामलों में अपील या पुनर्विलोकन का न होना। फिर धारा 80 देखते हैं, मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण। ठीक है, मामलों का अंतरण या फिर प्रत्याहरण, धारा 80 में तो क्या है, तो देखो, धारा 78 के उपबंधों के रहते हुए रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार किसी प्रकरण से संबद्ध सुनवाई हो रहे हैं, उसे अपने अधीनस्थ अधिक से भेज सकते हैं या स्वयं भी उस प्रकरण को अपने पास भी मंगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी प्रकरण पर सुनवाई सहायक रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर वाले अपने पास बुला सकते हैं या फिर उसको, है ना, प्रत्याहरण कर सकते हैं उस मामले का। ठीक है, मतलब खुद सुनवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अधिकरण नीचे नहीं भेज सकता, लेकिन अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, जो अधिकरण रहेगा कोई भी प्रकरण को अपने पास मंगा सकता है, नीचे वाला को भेजेगा नहीं। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रार को ट्रांसफर नहीं करेगा, अपर रजिस्ट्रार को ट्रांसफर नहीं करेगा प्रकरण को, बल्कि नीचे वाला अगर कोई प्रकरण को सुनवाई कर रहा है, ठीक है, अगर अधिकरण को उचित लगे तो अपने पास मंगा सकता है ना, प्रकरण को। तो धारा 80 में याद रखना, मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण। ठीक है, धारा 80 का पढ़ने की जरूरत नहीं है। धारा 80 का भी, ठीक है, धारा 80 का देखते हैं। धारा 80 का आदेशों के निष्पादन का रोका जाना। धारा 80 का में क्या है, आदेशों का जो निष्पादन है ना, उसका रोका जाना। तो धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारों, है ना, अधिकारी जिसने आदेश पारित किया हो। ठीक है, धारा 3 के अधीन नियुक्त जो अधिकारी है जिसने क्या किया हो, आदेश पारित किया हो, 30 दिन तक आदेश पारित, है ना, नहीं होगा, 30 दिन तक अपील न किया हो। ठीक है, 30 दिन तक जब तक वो अपील न किया हो, ठीक है, आदेश पारित नहीं करेगा। ठीक, ऊपर अपील करेगा। ठीक, अगर वित्तीय निर्णय आएगा तो लागू हो जाएगा, है ना, और ऊपर अधिकारी निरस्त कर दिया है तो लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर धारा 3 के अधीन जो नियुक्त अधिकारी है जिसने आदेश पारित किया है, तो 30 दिन तक, है ना, आदेश पारित होने के 30 दिन तक क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर अपील करेगा, अगर फाइनल डिसीजन आएगा तो लागू हो जाएगा,
अगर ऊपर के अधिकारी ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है, तो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, आदेशों के निष्पादन मतलब उसको लागू किए जाना, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर अपील है ना, मान लो आपके प्रकरण में है ना, आपने ऊपर में सुनवाई किया है और नीचे वाले अधिकारी ने कोई आदेश दिया है, ठीक है, आप मान लो अपील कर दी है 30 दिन में, ठीक है, तो जो नीचे वाला अधिकारी आदेश जारी किया है उसको लागू नहीं करेगा जब तक ऊपर जहां पर आप अपील किए हो वहां पर फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक। अगर ऊपर वाला निरस्त कर देगा तो नीचे में लागू ही नहीं होगा। ठीक है, धारा 80 का आदेशों के निष्पादन का रोका जाना, और धारा 80 का लंबित मामलों का अंतरण। ठीक है, अगर राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन नहीं हुआ तो राज्य सरकार मामलों को देखता है। ठीक है, मान लो अगर किसी राज्य में अधिकरण का गठन नहीं हुआ है, ठीक है, तो मामला को कौन देखेगा, प्रकरण को राज्य सरकार देखेगा। ठीक है, अधिकरण के गठन के बाद राज्य सरकार के पास लंबित मामलों को अधिकरण अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, देखो अगर मान लो हमारे ही राज्य में जब राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, तो उस समय कोई अधिकरण बना नहीं रहा होगा। ठीक, अधिकरण बना नहीं रहा था तो राज्य सरकार मामलों को देखता था। अब अधिकरण का गठन हो गया तो राज्य सरकार के पास जो भी मामला लंबित था उसको अपने पास मंगा लिया। ये धारा 80 घा। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है, बस धारा याद रख सकते तो रख लो, लंबित मामलों का अंतरण, धारा 80 घा। ठीक है, इतना में आपका अध्याय 10 खत्म। ठीक है, अब बचा है आप लोगों का एक अध्याय। ठीक है, अध्याय 11 प्रकीर्ण। ठीक है, तो प्रकीर्ण को कल देखेंगे।